स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड टुनाइट में। मैं हूं आलोक सिंह और बुलेटिन की शुरुआत उस वीडियो से जिसने उस चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब किया है जिसे देखने का इंतजार पूरी दुनिया को था। इराक में खून खराबे के लिए जिम्मेदार आईएसआईएस के चीफ अबू बकर अल बगदादी का पहला वीडियो दुनिया के सामने आया है। अब से थोड़ी देर पहले ये वीडियो सामने आया है। बगदादी मोसूल के एक मस्जिद में बगदादी लोगों को संबोधित कर रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि मैं खुदा का हुक्म मानता हूं और मेरी बात माने। इस वीडियो में बगदादी जिहाद को लेकर लोगों को भड़का रहा है और शरिया कानून को लागू करने की बात कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना। इराक में इस पूरे कत्लेआम के पीछे आईएसआईएस का हाथ है। आज की तारीख में दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन बन चुका है आईएसआईएस, और आईएसआईएस की कमान है अबू बकर अल बगदादी के हाथों में। खुद को खलीफा घोषित करने वाला और आतंक का नया आका बनकर उभरने वाला बगदादी है कौन, आइए जानते हैं। आखिर कौन है वो शख्स, कौन है वो बला जिसने एक मुल्क के तौर पर इराक के वजूद पर ही खतरा पैदा कर दिया है, जिसके खौफ से इराकी फौज घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है, जिसके बूटों की आवाज से इराकियों की रूह कांप उठी है और जिसके आने की आहट से फौजी अपने सीने से वर्दी उतारकर भागने लगे हैं। तो जनाब, आइए इस शख्स से हम आपका भी तारुफ करा देते हैं। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ये है दुनिया के सबसे अमीर आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ द इराक एंड सीरिया यानी आईएसआईएस का सरगना अबू बकर अल बगदादी। दूसरे लफ्जों में कहें तो ये वो शख्स है जो अब इराक के साथ साथ तमाम उत्तर अफ्रीकी देशों के लिए खौफ और दहशत का सबसे बड़ा नाम बन चुका है। दरअसल बगदादी के हाथ में संगठन की कमान आने के बाद इस संगठन के आतंकी एकजुट होकर बड़ी बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और उन्हें रोकने की ताकत फिलहाल सीरिया और इराक की सरहदों में किसी के अंदर नजर नहीं आती। अबू मुसाब अल जरकावी की मौत के बाद इस संगठन का प्रमुख बगदादी बना। फिलहाल बगदादी के बारे में दुनिया बेहद कम जानती है, क्योंकि वो न तो फोटो खिंचवाता है और न ही वीडियो संदेश जारी करता है। माना जाता है कि बगदादी का जन्म 1971 में उत्तरी बगदाद के समारा में हुआ था। बगदादी का असली नाम अव्वाद इब्राहिम अली अल बदरी है। इसकी पहचान संगठन में बैटलफील्ड कमांडर और टेक्नीशियन के तौर पर होती है। जानकारों के मुताबिक युवा जिहादी इस संगठन से जुड़ने के लिए बगदादी से खासे प्रभावित हैं। कहा जाता है कि बगदादी इस्लामी स्टडीज में पीएचडी है। इतना ही नहीं, बगदादी 4 साल दक्षिणी इराक के बुक्का में अमेरिकी प्रिजन कैंप में भी रहा है। इस दौरान उसने कई आतंकी संगठनों से संपर्क बढ़ाया और आतंकियों को एकजुट किया। बगदादी आज जिस आतंकी संगठन आईएसआईएस की कमान संभाल रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य इराक और सीरिया के सुन्नी इलाकों को इस्लामिक राज्य बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आईएसआईएस के चीफ अल बगदादी ने खुद को तो खलीफा घोषित कर दिया और उसके तुरंत बाद उसने दुनिया के कई देशों के खिलाफ जहर भी उगलना शुरू कर दिया। बगदादी ने एक ऑडियो टेप जारी किया जिसमें उसने भारत समेत कई देशों के खिलाफ जहर उगला। देखिए किस तरह भड़काने का काम बगदादी बखूबी करता है। इस्लामिक राष्ट्र की घोषणा करने के बाद अबू बकर अल बगदादी ने खुद को मुसलमानों का खलीफा घोषित कर लिया है। खलीफा की पदवी लेने के बाद ही बगदादी ने दुनिया भर के मुसलमानों के नाम एक संदेश जारी किया है। आईएसआईएस की साइट पर जारी किए गए संदेश में बगदादी मुसलमानों को भड़काने वाली बातें कह रहा है। इस्लामिक राज्य में आपके कई भाई मारे गए, उन पर हमले हुए, उन्हें टॉर्चर किया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, मस्जिदों और मकानों को तोड़ा गया। चीन, भारत, सोमालिया, सीरिया, मिस्र, इराक, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, फिलीपींस, ईरान, पाकिस्तान, ट्यूनीशिया, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, पूर्व और पश्चिम सब जगह हो रहा है। इस ऑडियो संदेश में बगदादी भारत के कश्मीर को निशाना बनाते हुए तमाम बातें कह रहा है, जबकि धर्मनिरपेक्षता और शांति जैसी बातों को बकवास करार दे रहा है। मुस्लिम देशों में हमला करके कुछ लीडर्स मुसलमानों को कमजोर करना चाहते हैं। वो मुस्लिम नेताओं का कत्ल करते हैं। लोकतंत्र, संस्कृति, शांति, स्वतंत्रता, सेक्युलरिज्म और दूसरे फर्जी स्लोगन के नाम पर अपने जासूस रखते हैं। जब हम इन स्लोगन को मानने से इनकार कर देते हैं तो आतंकी कहलाते हैं।
जब हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो आतंकी कहलाते हैं। आतंकवाद तब कहाँ होता है जब मुसलमानों को मारा जाता है, उनके घरों को जला दिया जाता है, फिलीपींस और कश्मीर में जुल्म होता है। आतंकवाद तब कहाँ होता है जब फ्रांस, ट्यूनीशिया और दूसरे देशों में हिजाब पर पाबंदी लगा दी जाती है। इस संदेश के दौरान सिर्फ बगदादी की आवाज ही सुनाई देती है, उसका कोई फोटो संदेश में नहीं डाला गया है। लेकिन फिर भी विशेषज्ञों का कहना है कि ये बगदादी की ही आवाज है, जिसमें वो पढ़े लिखे मुसलमानों को भी जिहाद में शामिल होने की अपील कर रहा है। हम मुस्लिम धर्मगुरुओं, स्कॉलर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सैनिक और प्रशासनिक एक्सपर्ट से अपील करते हैं, आइए, मुसलमानों को आपकी बहुत जरूरत है। बगदादी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है उससे साफ है कि वो भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश के मुस्लिम युवाओं को जिहाद की लड़ाई में शामिल करके यहाँ की शांति भंग करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अबू बकर अल बगदादी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवांट नाम के संगठन का मुखिया है। संगठन का पुराना नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अल शाम है, इसलिए इसे ISIS या ISIL कहते हैं। आइए देखते हैं क्या है ये आतंकी संगठन जो दुनिया में आतंक के पर्याय के तौर पर उभरा है। इराक को वक्त वक्त पर दहलाने वाले और अब यहाँ के अलग अलग शहरों पर कब्जा करने में जुटे आतंकी संगठन ISIL का पूरा नाम है द इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवांट। इस संगठन का गठन इराक में अप्रैल 2013 में हुआ और ये काम इसने खूंखार आतंकी संगठन अल कायदा की मदद से पूरा किया, इसलिए ISIL को अल कायदा का सहयोगी संगठन भी कहा जाता है। दुनिया के तमाम आतंकी संगठनों की तरह ISIL भी हिंसा को जायज ठहराते हुए उसे जिहाद मानता है। इस वक्त द इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवांट का कमांडर आतंकी अबू बकर अल बगदादी है। अबू बकर ने आतंक की दुनिया में साल 2003 में कदम रखा। यही वो वक्त था जब अमेरिका ने इराक में सैन्य कार्रवाई की शुरुआत की थी और फिर साल 2010 में अबू बकर ने अल कायदा से हाथ मिला लिया था। साल 2011 में इराक से अमेरिकी सेनाओं की वापसी क्या हुई, आतंकियों को पांव पसारने का मौका मिल गया और उसी दौर का फायदा उठाकर अबू बकर आतंकी संगठन ISIL का मुखिया बन गया। इस वक्त ये संगठन न सिर्फ इराक में बल्कि सीरिया में भी सक्रिय है और सीरियाई विद्रोहियों की तरफ से जंग लड़ रहा है। अभी इस बात का पता नहीं है कि ISIL कितना बड़ा संगठन है, लेकिन माना जाता है कि इस संगठन के लड़ाकों की संख्या 3 से 5 हजार के बीच है, जिनमें कई दूसरे देशों से आए आतंकी भी शामिल हैं। और एक साल के भीतर जिस तरह से यह आतंकी संगठन मजबूत हुआ है, उससे इसके नेटवर्क का अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिस संगठन ने इराक की नाक में दम कर रखा है, अमेरिका और रूस जैसे देश जिसके सफाई के लिए एक साथ आ चुके हैं, ऐसे आतंकी संगठन को आखिर हथियारों के लिए पैसे कहां से मिलते हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल पर कब्जा करने के बाद ISIS ने वहां के सेंट्रल बैंक से $429 मिलियन यानी करीब 2,574 करोड़ रुपए लूट लिए थे और इस तरह से ISIS मौजूदा वक्त में दुनिया का सबसे अमीर आतंकवादी संगठन बन गया है। इतने पैसे से ISIS एक साल तक अपने 6,000 आतंकवादियों को हर महीने 3,60,000 रुपए सैलरी दे सकता है। पर सवाल है कि आखिर पिछले एक साल में ISIS के पास इतने पैसे कहां से आए? अमेरिका की काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ISIS को खाड़ी देशों से जैसे जॉर्डन, सीरिया और सऊदी अरब में अपने समर्थकों से खूब चंदा मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक ISIS इराक और सीरिया में अपने प्रभाव वाले इलाकों में व्यापारियों से अवैध वसूली के जरिए हर महीने $80 लाख यानी करीब 4,800 करोड़ रुपए जमा कर लेता है। ISIS उत्तरी सीरिया के इलाकों में तेल के कुओं पर कब्जा जमाए बैठा है, जहां वो कच्चा तेल बेचकर पैसे इकट्ठा कर रहा है। ISIS के आतंकवादी आम लोगों को किडनैप करके उनसे फिरौती भी वसूलते हैं। अमेरिका के काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने दुनिया के कुछ और बड़े आतंकवादी संगठनों की दौलत के सालाना बजट से जुड़े आंकड़े भी तैयार किए हैं, जिनके मुताबिक जिस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान का राज था, तब तालिबान का सालाना बजट करीब $400 मिलियन यानी 2,400 करोड़ रुपए हुआ करता था।
लेबनान में सक्रिय आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह का सालाना खर्च भी करीब $500 मिलियन पर आंका गया है। सोमालिया में अलकायदा से जुड़ा आतंकवादी संगठन अल शबाब भी हर साल करीब $100 मिलियन यानी 600 करोड़ रुपए खर्च कर देता है। आपको बता दें कि अमेरिका में 2001 में हुए 9/11 हमले से पहले तक अलकायदा का सालाना बजट करीब $30 मिलियन यानी 180 करोड़ रुपए था। जानकार मानते हैं कि आतंकी संगठन ISIS भी दूसरे आतंकवादी संगठनों की तरह ही हर वो काम करके पैसा कमाता है जो गैर कानूनी है। ISIS अपने आतंकवादियों को हर महीने $200 यानी करीब 12,000 रुपए की तनख्वाह देता है। इसके अलावा ISIS अपने पैसे का इस्तेमाल हथियार खरीदने और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए करता है, जैसा कि वो इन दिनों इराक में कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस खतरनाक संगठन के चुंगल में इराक में काम करने वाली 46 भारतीय नर्सें भी थीं, जिनके चुंगल से छुड़ाई गई सभी नर्सें जब कोची पहुंची, कोची एयरपोर्ट पर पहुंचने पर इन नर्सों को लेने के लिए खुद केरल के सीएम ओमान चट्टी मौजूद थे। इराक से वापस आने पर नर्सों के परिजनों ने राहत की सांस ली। कोची एयरपोर्ट पर एक एक कर निकल रही ये वो नर्सें हैं जो बीते 15 दिन से एक ऐसे माहौल में बंधक बनी हुई थी जहां जिंदगी की उम्मीद टूट चुकी थी। लेकिन आखिरकार इन नर्सों की किस्मत और सरकार की कोशिशें रंग लाई और इन सभी नर्सों की घर वापसी हो गई है। We are safe. Thank God. We are thankful to this Iraq government. So much thanks. We are so afraid. Now we are feeling happy. We are thankful to God. दरअसल इराक में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। इसी कड़ी में इन नर्सों को भी रेस्क्यू कराया गया है। ISIS के आतंकियों ने इन्हें इराक के टिकरित में बंधक बनाया था, जिसके बाद इन्हें मोसुल ले जाया गया। नर्सों की रिहाई किन शर्तों पर हुई है, इस सवाल पर विदेश मंत्रालय चुप है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने इन्हें बिना किसी फिरौती के छोड़ा है। नर्सों को लाने के लिए एयर इंडिया का विशेष विमान भेजा गया था, जिसमें 46 नर्सों के अलावा 137 अन्य भारतीयों को भी लाया गया है। सरकार अपना काम कर रही थी, विदेश मंत्रालय अपना काम कर रहा था और हमारी मंत्री सुषमा स्वराज जी अपना काम कर रही थी। सरकार को अपना काम करने दीजिए और मैं यकीन दिलाता हूं सरकार जो भी कर रही है अच्छे तरीके से कर रही है। नर्सों की वापसी पर केरल के सीएम ओमान चांडी ने भी खुशी जाहिर की है। Very much relief. Not only me, the whole people of Kerala joined effort. We worked together and we got the result. 100% result. इराक में चल रहे गृह युद्ध के बीच हजारों कामगार भारतीय फंसे हुए हैं, जिन्हें वापस लाने की कवायद में केंद्र सरकार लगी हुई है और इसमें उसे सफलता भी मिल रही है। नर्सों की रिहाई के बाद उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही वो लोग भी वतन वापसी कर पाएंगे जो अभी भी आतंकियों के चंगुल में फंसे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इराक हिंसा में फंसे भारतीयों को वापस लाने की भारत सरकार की कोशिश रंग लाने लगी है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक आज रात इराक के नजफ इलाके से करीब 200 भारतीय स्वदेश लौटेंगे। इसके अलावा अगले 48 घंटे में करीब 400 भारतीय और लौटेंगे। एक अनुमान के मुताबिक सोमवार तक करीब 1200 भारतीय वापस लौटेंगे। और अब आपको इराक से भारत लौटे कुछ ऐसे भारतीय नागरिकों के हालात से रूबरू कराते हैं जिन्होंने सबसे पहले अपने वीडियो भेजकर इराक में उनके साथ हो रही ज्यादती की शिकायत की थी और भारत सरकार से अपील की थी कि उन्हें जल्दी वापस लौटाया जाए। इस अपील का असर भी हुआ, लेकिन भारतीय नागरिकों को इसके पीछे इराक में क्या कुछ सहना पड़ा, आइए देखते हैं। ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी, अगर नहीं भी याद हैं तो हम बताते हैं। ये वही वीडियो है जिसने इराक में फंसे भारतीय नागरिकों की असल हालत बयान की थी। ये वही वीडियो है जिसे देखने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने इराक में फंसे कामगार भारतीयों की तुरंत भारत वापसी की तैयारियां शुरू कर दी थी, जिसके बाद सैकड़ों भारतीयों की घर वापसी हो सकी। लेकिन इन तस्वीरों को भारत तक पहुंचाने के बदले में कुछ भारतीय नागरिकों को इराक में अपने मालिकों के कहर का निशाना बनना पड़ा। उन्हें अपने मालिकों की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। ऐसे ही कामगार हैं राजकुमार, जो भारत से इराक गए तो पैसे कमाने थे, लेकिन लौटकर इस बिस्तर पर पड़े हैं, जिसकी वजह इनका इलाज कर रहे उनके डॉक्टर बता रहे हैं। तो अभी भी इतना शौक में है
सो अभी हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट और हमारे जो साइकेट्रिस्ट हैं वो दोनों इसका इलाज कर रहे हैं और हम आस करते हैं कि कुछ दिनों में ये बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। इतना ज्यादा शौक में क्यों है? वहाँ पर इनको टॉर्चर किया गया। राजकुमार की ही तरह कई और भारतीय मजदूर भी हैं जिन्हें अपने देश की सरकार से उनके फंसे होने की खबर देना भारी पड़ गया। पंजाब के इस गांव के 14 और मजदूरों ने यहां लौटकर बताया कि उन्हें रिहाई की अपील और सच्चाई बताना कितना भारी पड़ा। कंपनी में काम करते लड़के थे, उन्होंने एक वीडियो बना के यहाँ पे भेजी थी, तो किसी चैनल पे वो वीडियो चल गई। उस वीडियो के चलने के बाद कंपनी में उनके साथ बहुत बुरा बिहेव हुआ और उस वीडियो के चलने के बाद उन लोगों को कंपनी वालों ने जो खाना देना बंद कर दिया और एक टाइम खाना देते थे और मारते पीटते थे और उनसे काम करवाते थे। भारत के 10,000 से भी ज्यादा नागरिक इराक में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए रहते हैं। इनमें से ज्यादातर नागरिकों के मालिक उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। इस बात की खबर उस वीडियो ने दी थी, जिसे लेकर इन लोगों को प्रताड़ित होना पड़ा। ISIL के आतंक के बाद इनके मालिक इन्हें वापस भी नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन विदेश मंत्रालय की भरसक कोशिशों के बाद जाकर इनका वहां से निकल पाना और घर वापसी कर पाना संभव हो पाया। लेकिन अब भी सैकड़ों भारतीय नागरिक इराक में वतन वापसी की राह देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। इराक संकट के बीच चौतरफा आलोचना झेल रहे प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी ने तीसरी बार भी सत्ता में रहने की बात दोहराई है। टेलीविजन पर दिखाए गए प्रधानमंत्री मलिकी के बयान में उन्होंने कहा कि मैं इराक में प्रधानमंत्री पद की अपनी उम्मीदवारी को नहीं छोड़ूंगा। मलिकी ने यह भी कहा कि इराक और मुल्क की आवाम के हितों में रक्षा के लिए मैं सैनिक बना रहूंगा। गौरतलब है कि बीते कुछ हफ्तों में ISIS के विद्रोहियों ने अपना दबदबा दिखाते हुए मुल्क के कई शहरों पर अपना कब्जा कर लिया है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मलिकी पर चौतरफा दबाव भी बढ़ रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक बढ़ता जा रहा है। 3 दिनों में 3 हमले करके आतंकियों ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि वो अफगानिस्तान में अमन बरकरार नहीं रहने देंगे। शुक्रवार रात काबुल के बाहरी इलाके में आतंकियों ने हमला करके सैकड़ों फ्यूल टैंकर्स को आग लगा दी। इन टैंकर्स की मदद से ही विदेशी सेनाओं को फ्यूल सप्लाई किया जाता था। अफगानिस्तान से इस साल विदेशी सेनाओं की वापसी होनी है और ऐसे में तालिबान की बढ़ती ताकत चिंता की बड़ी वजह है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आतंकी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे इस देश में आतंकी लगातार पकड़ मजबूत करते जा रहे हैं और अब तालिबानी आतंकियों के नापाक मंसूबे अफगानिस्तान पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को आतंकियों ने एक बार फिर निशाने के लिए राजधानी काबुल को ही चुना, पर इस बार निशाने पर कोई हाई सिक्योरिटी इलाका नहीं, बल्कि काबुल के बाहरी इलाके में बनी एक पार्किंग थी, जहां खड़े करीब 400 फ्यूल टैंकर्स में से कई को आतंकियों ने आग के हवाले कर दिया। काबुल पुलिस के मुताबिक हमला शुक्रवार रात 10:30 बजे हुआ और जिन टैंकरों को आग लगाई गई वो प्राइवेट कंपनियों के थे, जिनसे विदेशी सेनाओं को फ्यूल सप्लाई की जाती थी। पुलिस का कहना है कि आतंकियों ने हमले के लिए मैग्नेटिक बम का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से धमाके के बाद ट्रकों में आग लगी। हमले की जिम्मेदारी कई बार विदेशी सेनाओं के काफिले को निशाना बना चुके तालिबान ने ली है। इससे पहले तालिबान आतंकियों ने 2 और 3 जून को भी काबुल में हमला किया। 2 जून को काबुल यूनिवर्सिटी के पास सेना की बस को निशाना बनाया गया, जिसमें 8 सेना अधिकारियों की मौत हो गई, जबकि उसके अगले ही दिन तालिबान ने मिलिट्री बेस पर रॉकेट दागे। साफ है, इस वक्त आतंकियों के निशाने पर ज्यादातर अफगान और विदेशी सुरक्षा बल हैं, जो तालिबान की फिर से मजबूत होती पकड़ को चुनौती दे सकते हैं। पर चिंता इस बात को लेकर बढ़ी हुई है क्योंकि इस साल पूरी तरह विदेशी सेनाओं की वापसी होनी है। वहीं अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को लेकर पैदा हुआ गतिरोध भी मुश्किल की वजह बना हुआ है। दरअसल चुनाव में उम्मीदवार अब्दुल्ला ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है। अब्दुल्ला का कहना है कि वो चुनाव नतीजों को तब तक नहीं मानेंगे जब तक फर्जी वोट अलग नहीं किए जाते। ऐसे में इंतजार है अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन का, जिसके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। सबसे बड़ी चुनौती है आतंकवाद की, जिसकी जड़ें अफगानिस्तान में गहरी जमी हुई हैं। वहीं नई सरकार को हालात को देखते हुए विदेशी सेनाओं की वापसी पर भी फैसला लेना है। अफगान सरकार चाहे तो अमेरिका के साथ समझौता करके 10,000 अमेरिकी सैनिक अगले साल अफगानिस्तान में रुक सकते हैं, पर फिलहाल जो हालात हैं उन्हें देखते हुए अफगानिस्तान मुश्किलों में घिरा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दक्षिण कोरिया में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए चीन की तरफ से और ज्यादा निवेश की बात दोहराई है। सियोल में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों की सरकारों और उद्योगों को मौके का इस्तेमाल करना चाहिए। चीनी राष्ट्रपति ने दक्षिण कोरिया के कारोबारियों से शंघाई में तैयार हो रहे पायलट फ्री ट्रेड जोन में सहयोग बढ़ाने की अपील की। 展望未来，中韩两国经济发展必将为中韩企业。 यूक्रेन संकट को देखते हुए नाटो ने काले सागर में जहाजी बेड़े को तैनात किया है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो में शामिल देशों और बुल्गारिया की नौसेना ने युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। बुल्गारिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 10 दिनों का युद्धाभ्यास नाटो की एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में रोमानिया, तुर्की, ग्रीस, इटली और ब्रिटेन के जंगी जहाज भी हिस्सा ले रहे हैं।